तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। एनसीईआरटी है क्लास 11th के बारे में, ठीक है ना, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यहाँ से ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। ओके, सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है ना, इसमें हम ये यूनिट 1 में चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 1 का नाम लिविंग वर्ल्ड है, चैप्टर 2 का नाम क्लास बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है, चैप्टर 3 का नाम प्लांट किंगडम है, चैप्टर 4 का नाम एनिमल किंगडम, मतलब किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। ऐसे बोल क्या है, देखो यूनिट 1 में क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले अब जानेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में होता क्या है। तो पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में, डाइवर्सिटी इन द सेंस आप कह सकते हो मतलब ये अलग अलग टाइप की वैरायटी, जितने भी आसपास जीवों के जो अलग टाइप की वैरायटी होते हैं ना, उस वैरायटी को हम लोग साथ में कंटामिनेट करके डाइवर्सिटी नाम देते हैं। डाइवर्सिटी कुछ नहीं होता है, बस उसका एक ग्रुप है। ठीक है। जीव मतलब जितना भी एनिमल्स का ग्रुप अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो सारे एनिमल को हम लोग साथ में डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, हाँ ओके। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि जितने भी हमारे आसपास लिविंग पाए जाते हैं, उन सब का कोई ना कोई कैटेगरी है, ग्रुप है, उसको अलग अलग ग्रुप में डालकर एवं उसकी जो वैरायटी है, वो सारे वैरायटी को साथ में हम लोग बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। इसमें बुक में क्या कह रहा है, देखो अब इसमें बोल रहा है बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी मैंने बताया था, बायोलॉजी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, उसके लाइफ फॉर्म्स वो कैसे बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन का क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग देख ले। अब बुक में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, बट यहाँ देख लेते बोल के कह रहे हैं। बोल रहा है ये, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. ठीक है। तो याद रखना कि इसमें नॉर्मली बोला गया है कि जितने भी हमारे आसपास जीव है ना, लिविंग फॉर्म्स के, मतलब बायोलॉजी क्या है, मतलब एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहाँ पे हम लोग किसी भी लाइफ फॉर्म्स या उसके रिलेटेड कुछ संबंधित बातों को जानते हैं। और इसमें क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं हम लोग कुछ जीव जो होते हैं, मतलब हम इसी भी जानेंगे कि क्या इनएटिमेट मैटर और इंटीमेट मैटर में क्या फ़र्क, लिविंग मैटर क्या है। तो इनएटिमेट मैटर मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर। तो लिविंग मैटर नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को भी हम आगे जाके जानेंगे। तो स्टार्टिंग में से क्या कह रहा था, बायोलॉजी मतलब एक ऐसा बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है या कोई एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग लाइफ या लाइफ के संबंधित बातें को जानते हैं इसमें चैप्टर में। ठीक है। या फिर उसके अंदर जितने भी जो कंप्राइजेज डाइवर्सिटी है उसके बारे में भी जानेंगे, या फिर हम इसमें ये जानेंगे कि हमारे आसपास क्या कौन कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, वाइंड, सी, फायर एंड etc. and some among the animal and plant. A common feature of all such inanimate and the animal object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including the human beings, and begins much later in human history. मतलब क्या बोल रहा है, जितना भी लिविंग ह्यूमंस का जो हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कहाँ गया वो, हाँ मतलब जितना भी जो लिविंग का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो देखा जाए ह्यूमन बींग्स का, तो वो काफ़ी ह्यूमन हिस्ट्री में बाद में मतलब ह्यूमन बींग्स का जो हिस्ट्री है वो हम जानते ही जानते हैं, है कि नहीं जानते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ मैं थोड़ा बाहर चला गया था तो थक गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वही से। हाँ, क्या बोला उसमें, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स बिगैन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब बोल रहा है जितने भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जितने भी हमारी धरती पे जो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे जो है ना, शुरुआती से ही ह्यूमन हिस्ट्री के बाद से शुरू हुए। मतलब कि मानव का अस्तित्व के बाद ही इंसान जो है वो आना शुरू हुए थे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसमें, द सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ लिविंग कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब बोला जितनी भी सोसाइटी है हमारे आसपास, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे बोलते हैं लिमिटेड प्रोसेस को मतलब बायोलॉजिकल नॉलेज लेते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि ये सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इंडल्ज है
मतलब कि एंथ्रोपोइडिक व्यू ऐसे निकालते हैं जहाँ पे हम लोग उसके अंदर डिस्क्रिप्ट मतलब उसके होता नहीं है क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल नॉलेज और एवं उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में दे रखा होता है, फिर ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। ओके फिर इसी में आगे बोल रहा है systematic and the monumental description of life forms brought in and out of necessity and detailed system of identification, nomenclature and classification। मतलब बोल रहा है इसमें systematic और जो monumental जो होता है ना, सिस्टमैटिक एंड द मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम्स ब्रॉट इन, मतलब कि हम जो है किसी भी लाइफ के लिए बहुत सारे हमने ये सिस्टमैटिक और मोनूमेंटम का यूज़ किया, ठीक है ना। और बाद में आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब जितने भी उसमें से जो नेसेसिटी नहीं है, मतलब जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं, उनके लिए डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दिया। मतलब बात ऐसा बोल रहा है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं ना हमारे आसपास, जितने भी जो जीवित प्राणी है जो मर चुके हैं, उनके जो भी जीव होते हैं उनके बारे में इसमें हम लोग डिटेल कलेक्ट करेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारे आस में बहुत सारे बिगेस्ट स्पिन ऑफ, मतलब कि ऐसे स्टडी में पता किया गया है कि इसके द्वारा बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे स्टडी के दौरान जो जीव होते हैं ना उसको अलग अलग शेयर किया गया, मतलब कि सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग जो लिविंग है ना उसको बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है अलग अलग अरेंज किया गया था, ठीक है। फिर बाद में इसी को बोल रहा है दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो to all organisms that ever lived on this earth। और तो और that all present all the living, आज के ज़माने में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सबको एक दूसरे से रिलेट करते हैं हम। और तो और सारे जो जीव होते हैं ना जो हमारी धरती पर लिमिटेड है उसके बारे में वॉज एन रिवोल्यूशन विथ हम्बल मैन एंड लेड टू द कल्चरल मूवमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और वो सारे जीव जो हमारे आसपास है उस चीज़ को सही मात्रा में कंजर्व करना होगा बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा। फिर बोल रहा है इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द यूनिट you will get the description including classification of animal and plant and the taxonomist perspective। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन जानेंगे एनिमल एंड प्लांट का, और टेक्सोनॉमिस्ट के बारे में भी उसके मतलब उसमें क्या क्या बात कहे तो उस चीज़ को भी जानेंगे। तो इस पूरे जो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या कहा गया बात सुनो। देखो इस पूरे लिविंग इन द वर्ल्ड डाइवर्सिटी यानी कि यूनिट 1 में क्या कह रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग जीवित चीज़ों को या जीवित चीज़ों से संबंधित सारी बातें, जैसे वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, वो बच्चे देता है नहीं देता है, उसके सारे चीज़ों को जानना हम ही उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद आता है कि हमारे आसपास तुम जब भी देखते हो ना तुम वो देख के उस चीज़ को चौंकते होगे कि वो जो चीज़ है वो काफ़ी अलग टाइप का होता है। जैसे कि कुछ चीज़ तुम देखते होगे कि जो सॉल्टी एरिया में रहता है, जो कि सॉल्टी एरिया में रहना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके गाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या कहा हम लोग समझ गए कि हम अपने आसपास जब भी कोई चीज़ देखते हैं जीवों को तो हमें बहुत सारे जीव को देख के हम आश्चर्यचकित होते हैं और उसमें देख के हम सोचते हैं कि ये जीव जी कैसे लेता है। जैसे कि हम जानते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि हॉटेस्ट प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारा हो गया हॉटेस्ट प्लेस राजस्थान हो गया, या फिर अदर जो बिगेस्ट जो डेजर्ट है, वो डेजर्ट में जो लिविंग होते हैं वो कैसे जी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो 50 डिग्री से ऊपर लाइफ तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो जीव होते हैं वो 100 डिग्री तक भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके फिर एक और होता है हमारा कुछ ऐसे जीव है जो कि नमकीन एरिया में, साल्टी एरिया में भी जीवित रह लेते हैं। मान लो किसी भी जीव इंसान को या किसी भी जानवर को हम एक नमक से भरे हुए डब्बे में बंद कर देते हैं तो वो एक समय बाद उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो मर जाएगा और उसका सारा बॉडी पार्ट जो है गलने लगेंगे, जिस कारण से उसमें भी सॉल्टी एरिया में लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे जीव है जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं और उसे जीव को हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मीथेन में रह पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है।
और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हिली एरिया में पाए जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब बोलते हैं ना अपने आसपास तुम जब बहुत अच्छी देखते हो, तुम लोग किसी न किसी को देख के तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता होगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये इसमें ऐसा चीज़ हो क्यों रहा है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और तो और इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लिविंग को यहाँ तो नॉर्मल लिविंग कहा गया कि नॉन लिविंग को यहाँ पे इनएटिमेट कहा गया है, तो इस चीज़ को तुम लोग ध्यान रखना। ओके, और बाद में इसी चीज़ को आगे देखा जाए सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोसाइटी में भी इस चीज़ों का और मतलब बोलते हैं ना एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, बट सोसाइटी में सब लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है जो कि वो भी इनफ ही है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। बट और तो और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को वो क्लासीफाई करेंगे उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें क्या क्या सेम है क्या क्या नहीं सेम है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए जिसका गुण मैच कर रहा है उसको एक ग्रुप में, जिसका गुण मैच नहीं कर रहा उसको एक ग्रुप में रखकर उसका क्लासिफाई करेंगे। और इस ग्रुप में हम इसमें बहुत सारे जीवों को, जैसे कि आज के बारे में बहुत सारे जीव है जो कि ख़त्म होने वाले हैं, उन्हें कंजर्व करना सीखेंगे, बचाना सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब कि हमारे आने वाले जीव में मतलब आने वाले समय में वो जीव जिंदा रहे, हम उस चीज़ के बारे में स्टडी कर सके, इसलिए हम उसमें कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। और तो और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग नॉर्मली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल का, और कुछ टैक्सोनॉमिस्ट है जो मतलब टैक्सोनॉमिस्ट मतलब खोज करता है, जो कि मतलब कि बहुत सारे मतलब कि क्लासिफिकेशन का खोज करने वाले को हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से। उससे पहले हमारे आते हैं अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर कौन है ये जान लो। देखो, अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में, और ये कैम्पटन जर्मनी। अर्नस्ट मेयर Harvard University belongs to who was being called Darwin of the 20th century, was one of the greatest scientists of all of them। मतलब बोल रहा है कि इनका जन्म जो है वो 1904 में 5 जुलाई को हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था तो कैम्पटन में जर्मनी में। जबकि जो अर्नस्ट मेयर थे ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, जो कि जिन्हें हम लोग आज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ मतलब ये 100वें ऐसे साइंटिस्ट है जो कि मतलब जिन्होंने आज तक ये अवार्ड जीता। फिर अर्नस्ट मेयर जो है उन्होंने बाद में जाके ज्वाइंट किया हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस में, जो कि 1953 में हुआ था। बाद में जाके वो 1975 में रिटायर हो गया। फिर बोल रहा है एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एसिड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस एंड थ्रू आउट हिज नियरली 80 years career. His research and spanned ornithology, taxonomy and geography, evolutionary, systematic and the history and the philosophy of biology। मतलब ये जो थे ना, ये जो मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम किया, किसके थ्रू, तो उन्होंने अपने 80 साल के लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को अचीव किया, बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा, और तो और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को भी खोजा। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, जियोग्राफी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है, हिस्ट्री, और उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी भी बहुत सारे उन चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसमें से आपको जिस टॉपिक के बारे में नहीं पता आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, वैसे मैं बता ही देता हूँ एक लाइन से। ऑर्निथोलॉजी आपका उसके बारे में हो गया, नॉर्मली क्या उसमें हड्डी के बारे में हो गया, टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट हो गया, जियोग्राफी मतलब ये प्लांट एनिमल के बारे में जो जितने भी नॉलेज होते हैं उसको जियोग्राफी बोलते हैं। इवोल्यूशन मतलब होता है शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं, और जैसे कि डायनासोर के बारे में हो गया। और सिस्टमेटिक मतलब होता है सजाना, और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, और फिलॉसफी मतलब बुद्धि, मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड सारा नॉलेज इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब बोल रहा है ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट्स ऑल टुडे, मतलब इन्होंने आज पूरे ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को अपने हाथों से कंट्रोल किया है। एंड ही ऑल्सो द पायोनियर अवॉर्डेड बाय द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी in the Berlin in 1983, International Prize for the Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Meyer died at the age of 100 in the 2004। मतलब इनका जो डेथ है वो 2004 में हो गया था, 100 साल पूरा करने के बाद। ठीक है, इन्होंने कुछ प्राइज भी जीता था जिसका नाम था हमारा बर्लिन प्राइज। बर्लिन प्राइज इन्होंने 1983 में जीता, और इंटरनेशनल प्राइज इन्होंने 1994 में जीता। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप लोग अर्नस्ट मेयर के बारे में याद रखें। अर्नस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था 1904 में, मरे थे कब 2004 में। ठीक है, काफ़ी हैंडसम है ना ये, देखो तो गौर से, सो हैंडसम। ठीक है, इसके बारे में जान लेना।
फिर आगे जाने। हाँ देखो, अब यहीं तक चैप्टर खत्म थोड़ी होता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1, अब स्टार्ट हो गया लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम जानेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जानेंगे, ये सब चीज़ जानेंगे। तो हमने मैंने बताया ही ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब होता है उसका वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी, और लिविंग वर्ल्ड होता है ये जीवों की दुनिया। तो हमारे जीवों की दुनिया में जो भी अलग अलग वैरायटी है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है उसका मतलब उसको किस किस पार्ट में बांटा गया है। तो मतलब कि अरेंजमेंट के बाद हमने जीवों को अलग अलग कैसे बांटा वो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले ये जानो कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। देखो, तुम अपने आसपास जब भी देखते होगे तुम्हें कुछ ना कुछ दिखता होगा, तो उसको देख के काफ़ी आश्चर्यचकित और चौंकते होगे कि भाई ये बना कैसे, इसमें क्या क्या गुण है, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, कहाँ से आया है, क्यों आएगा, कहाँ जाएगा, कौन खोजा है, क्यों खोजा है, कब खोजा है, क्यों नहीं खोजा है, खोजा तो यही क्यों खोजा है, क्या इसने खोजा तो क्या सही खोजा, क्या आगे ये सही चल रहा है। मतलब अजीब व गरीब ऊट पटांग बातें आपको आती होगी अपने आसपास किसी चीज़ को देखने के बाद, और ठीक है ना। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करें, ठीक है। बोल रहा है इसमें चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। देखा जाए हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग इज अमेजिंग एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिtat in which we finding the organism, be it cool down and deciduous forest, oceans, fresh water lakes, desert or hot spring, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking sharks evokes and away the deep sense of wonder. Ecological conflict, cooperation among the member of a population and among a population of a community, or even the molecular traffic a cell make us deeply reflect what indeed life and this question, ठीक है। तो indeed is life and this question has implied question within. The first is a technical one and 6 answer to the what living is opposed to the non-living, and the second is a physiological one and 6 to answer to the what purpose of life is. As a scientist we shall not attempt answering the question second answer. We will try to reflect on and what is living. मतलब क्या कह रहा है समझो। देखो, इसमें पूरे चैप्टर में ये बोल रहा है कि अगर हिंदी को ट्रांसलेट करोगे तो ये बस ये बोल रहा है कि हमारे जब भी तुम अपने आसपास देखते होगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा चौंकते होगे, और जब भी तुम बोलते हैं ना अपने आसपास चारों ओर देखते हुए तुम काफ़ी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बोलते होगे वाह कितना अच्छा है। और बोल रहा है इसमें जब भी तुम अपने आसपास देखते होगे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट, मतलब कि काफ़ी खतरनाक से खतरनाक जगह जहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हॉट स्प्रिंग वाले जगह पे, स्पीचलेस मतलब जहाँ पे बहुत से पत्ते झड़ते हैं, एंड द ब्यूटी ऑफ द गैलोपियन हॉर्स, गैलोपियन हॉर्स का ब्यूटी देखा जाए, और तो और माइग्रेटिंग बर्ड, जैसे एक बर्ड जो होता है एक देश से दूसरे देश क्यों जाती है, और वैली ऑफ फ्लावर एंड अटैकिंग शार्क्स, इन सब को देख के आप बहुत ज़्यादा चौंकते होंगे, ठीक है ना। और तो इसमें बोल रहा है कि जब भी अपने आसपास चीज़ देखते होंगे तो उसमें आपने देखा एक कम्युनिटी होता है जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस पर लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उसमें क्या क्या फीचर है, उसमें क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, उन सब चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, और साइंटिस्ट का दिया हुआ सारा क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। साइंटिस्ट ने फर्स्ट आंसर दिया है लिविंग के बारे में, बट नॉन लिविंग के बारे में मतलब बहुत सारे आंसर अभी भी आज भी चल रहा है। वी शैल ट्राई टू व्हाट इज लिविंग, हम लिविंग समझने की कोशिश करेंगे, ओके। समझो ध्यान से बोल क्या रहा है। लिविंग वर्ल्ड में क्या कह रहा है, जब भी तुम अपने आसपास देखते होगे तो तुम अपने आसपास हर चीज़ को देख के चौंकते होगे, भाई ये हो क्यों रहा है, ऐसा होता ही क्यों है, ठीक है। जब तुम अपने आसपास देखते होगे ना तो वहाँ देखने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग टाइप की दिखती होगी, और वो अमेजिंग टाइप की चीज़ें भी बहुत टाइप की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जीव होते हैं, जैसे कि मान लो कि ठंड का मौसम यहाँ है तो यहाँ से बहुत सारे पक्षी गर्मी के टाइम में ये जगह छोड़ के काफ़ी दूर यात्रा करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को देख के हम काफ़ी चौंकते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव एक जगह से, मानता हूँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर तक तो कोई आदमी चल सकता है, उड़ सकता है, लेकिन
2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 8-8 हज़ार किलोमीटर कोई कैसे कर सकता है कवर? लेकिन पक्षी तो कवर करती है। अब पक्षी जब भी इसको कवर करती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। तो हम इसी के पीछे जानने के पीछे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि हमको उसको डेप्थ में नहीं जाना है, बस इस चैप्टर में क्या बोलना चाह रहा है मैं ही समझा रहा हूँ, ठीक है। और जब भी अपने आसपास देखते हैं तब हमारे दिमाग ये आइडिया भी आता है कि कौन चीज़ लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, और लिविंग है तो है क्यों, नॉन लिविंग है तो है क्यों। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई नॉन लिविंग है जो है चलता फिरता है, मूव करता है। मूव तो अर्थ भी करता है, क्या अर्थ लिविंग है कि नहीं। और लाइफ से रिलेटेड जितने भी जो फीचर है उसके अंदर, जितने भी लाइफ से रिलेटेड जो भी इंक्लूड फीचर है, इंडिड लाइफ है, उस सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब तुम देखो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं जो भी जिंदा आदमी है वो रिप्रोडक्शन करेगा, क्या ज़रूरी है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्या मतलब वो मरे हुए हैं क्या, नहीं ना। तो इस सब चीज़ को हम एक एक कर समझते हैं, ओके। अब लिविंग क्या होता है, देखो तो समझो। लिविंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है, या लिविंग एक प्रकार से ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि वो जो जीव है वो लाइव है कि नहीं है। और लाइव है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि हमारा ये हो गया कि वो रिप्रोडक्शन करेगा, कॉन्शियसनेस करेगा, मेटाबॉलिज्म दिखाएगा और ग्रोथ करेगा। ये सब फीचर उसके अंदर होंगे तभी वो क्या है, लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग है, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत रहा, गुड, ओके गाइस। तो आप लोग बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। मतलब लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी आ सकते हैं। एक जो जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, मतलब जो जितने भी जो धरती पे रहने वाले जीव जानवर है उसके अंदर क्या क्या वैरायटी है, इसके बारे में जानेंगे। देखो इसमें कह रहा है, इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organisms, be potted plant and insect, birds, pets or other animal and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all around you. If you were increase area that you make observation in, and the range and the variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were visit a dense forest, you would probably see a much greater number and a kind of living organisms in it. Each different kind of plant, animals or organisms that you see represent a species. The number of species that are known and described ranged between 1.7 to 1.8 million, and this refers to biodiversity or the number, ठीक है। मतलब क्या का समझा, जब भी तुम अपने आसपास देखते होगे तो किसी भी चीज़ों को देखने के बाद तुम बहुत सारे चीज़ को देखकर पक्का जो होते हैं ना, मतलब कि चौंकते होगे। मतलब बार बार एक ही बात बोल ही रहा है इसमें कि जब भी तुम अपने आसपास देखते होगे लिविंग वैरायटी को, ठीक है ना, तो उस टाइम बहुत सारे पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट और जितने भी जो कीड़े मकोड़े प्लांट एंड एनिमल होते हैं ना, तुम उस चीज़ों को खुली आंखों से देख सकते हो। चलो मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चीज़ तुम देख सकते हो, जैसे कि तुम पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े देख सकते हो, तो वो धरती पर है, और जो तुम नहीं देख सकते हो वो धरती पर नहीं है। इसका क्या प्रूफ है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखो कि वो सारे चीज़ जो हम धरती पे देख सकते हैं नेकेड आई से, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ वो भी चीज़ धरती पर है जिसको हम लोग खुले आंखों से देख नहीं कर सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते। जैसे कि हमारे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स मतलब वैसे जीव जिसको आप खुले आंखों से देख नहीं सकते, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं वो, ठीक है। एक चींटी से भी बहुत छोटा, ठीक है, इतना छोटा होता है वो। आप इधर समझ लो, आपके जो जोक मतलब वो निकलता है, ये लीच निकलता है ना, ये लीच नहीं, हेड लाइस बोलते हैं उसको, मतलब ढील जो होता है, उस ढील का आप 100 टाइम्स स्मॉल कर लीजिए, उतना छोटा जीव क्या आप आंखों से देख सकते हो? नहीं ना, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये सब देखने के बाद एक बात याद रखना, हमारे धरती पर जो है वो करीब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी धरती पर टोटल कितने स्पीसीज याद रखना, करीब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे धरती पर पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम।
फिर बोल रहा है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज we explore new areas and even old ones and new organisms are continuously being identified. As the stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that the plant and animal in our area by the local name. The local name would vary one place to place and even within a country, and probably you would recognize confusion that would be created if we didn't find ways and the means talk to each other to refer to organism we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that particularly organism and is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously nomenclature जो होता है ना, nomenclature or naming is a possible when it is organism described correctly and we know that what organism attached to it, that is identification. तो इसे बोला कि आपने समझा, इस पूरे में ये बोल रहा था कि जब भी हमारे जितने भी हमारी धरती पे जीव प्रेजेंट है ना, उन सब में हमेशा कुछ ना कुछ नए नए ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं, वो अपना लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन किए जा रहे हैं और वो आज भी कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कि भेड़ का बच्चा आज भी आगे बढ़ रहा है, वो अपने बच्चे को पैदा कर रहा है और अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू मेंटेन करता जा रहा है, ठीक है ना. लेकिन हम लोग आसपास जब भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसको देख के हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरे ये है तो है क्या. तो उस चीज़ को देख के हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम उसका एक नाम रखते हैं और उस नाम को देना ही लोकल नेम कहलाता है. तो लोकल नेम क्या है, याद रखना, हम जब भी किसी जानवर को नाम देखते हैं तो उसका एक नाम देते हैं. जैसे तुमने भी बेटा घर में कुत्ता का नाम दिया होगा, टॉमी, लीलू, पीलू, मीलू, चीलू, मीलू, डीला, मीला, या चिंकी, मिंकू, डिंकू, सोना, मोना, डोना, ऐसे बहुत सारा नाम आपने दिया होगा अपने कुत्ते को, बिल्ली को, चूहा को. तो वो क्या है, एक लोकल नेम है. बट हम सब लोग लोकल नेम तो ठीक है, लेकिन एक जीव का एक साइंटिफिक नेम भी होना चाहिए जिससे हम सब लोग उसको पहचान सके, ठीक है. अगर हम उस चीज़ को पहचान पाएंगे तो बाद में जाके जरूरी थोड़ी ना हर का नाम सेम ही हो. सब सारे टॉमी होते हैं, बहुत सारे जीव टॉमी है, तो हो गया मेरा कल्याण. तो जानवर उसको, इंसान उसको कंफ्यूजन ना हो पाए इसलिए उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसको हम लोग मतलब एक अच्छा नेम देते हैं. जिस नेम से पूरा दुनिया उसको जानता है वही नेम कहलाता है साइंटिफिक नेम. अब साइंटिफिक नेम क्या होता है, समझो ध्यान से. साइंटिफिक नेम जो होता है साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होता है और साइंटिफिक नेम के बहुत सारे रूल होते हैं. सबसे पहला बात ये है कि तुम उस जीवों को देखो, समझो, जानो, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लो. अगर तुमको बस कंप्लीट नॉलेज हो जाए तो इस कंप्लीट नॉलेज लेने को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. किसी भी जीव का पहले आइडेंटिफिकेशन करो. आइडेंटिफिकेशन मतलब उस जीव के बारे में डिट्टो नॉलेज रख लो, पूरा हर एक चीज का नॉलेज, ठीक है. और जब तुम्हें नॉलेज मिल जाए तब बाद में तुम उसका नॉमेनक्लेचर करो. क्या करो, नॉमेनक्लेचर. मतलब होता है उस जीव का कुछ नाम दे दो. और जब नाम तुम उसका दे दोगे तो बाद में उसको क्लासिफिकेशन कर देना. क्लासिफिकेशन मतलब उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दो अपने अकॉर्डिंग, देख के कि कौन किस ग्रुप में जाएगा. तब जाके उस जीवों को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है. तो इस बात को ध्यान रखना. तो हम भी जब भी किसी चीज़ का मतलब कि बायोडाइवर्सिटी में मेन 3 काम होते हैं. पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, थर्ड क्लासिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन उसको पहचान लो, नोमेनक्लेचर नाम दे दो, क्लासिफिकेशन उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दो. इससे हम साइंटिस्ट को और पूरे दुनिया को उस जानवर के बारे में स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक आसानी होगी. ओके, हाँ, अब आगे देख लेते हैं. इसमें बोल रहा है, हाँ, in order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign the scientific name to each organism. This is acceptable to the biologists all over the world. For the plants scientific name are based on the criteria and which are provided in the International Code of Botanical Nomenclature. And you may ask, how are the animals named? The animals taxonomics are evolved the International Code of Zoological Nomenclature, जिसे हम लोग ICZM कहते हैं. The scientific name ensure that each organism has only one name, and description of any organism should enable and the people that such named and has
not been used for any other known organism, ठीक है। and the biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name to known the organism. Each name has two components, and that is generic name and the specific epithet. This system of providing a name with a two component is called biological name. This is the naming system given by the Carolus Linnaeus is being practiced by the biologists found by the convenient, and let us take the example of mango to the understand was way of providing the scientific name better. The scientific name of mango is written as the Mangifera indica, and let us how it is a binomial name, and in this name is Mangifera represent the genus, while indica it is a genus. While the indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rule of the nomenclature are as follow, ठीक है। First, biological name are generally in Latin and they're written in Latin, and they are Latinized or derived from the Latin irrespective of other origin, ठीक है। and the first word in a biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithet. Both words biological name and when written are in the separately underlined and printed in italic to indicate their Latin origin. Okay, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है आप ध्यान समझो। इसमें पूरे चीज का कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, जब भी तुम अपने आसपास बहुत सारे मतलब बोलते नहीं, जब भी यूनिवर्सली देखा जाए तो पूरा जो साइंटिफिक नेम है ना, इसको पूरी दुनिया ने माना है। और साइंटिफिक नेम जब भी देते हैं तो मैंने बताया ही, पहले हम लोग करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसको क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, पहचानेंगे, नाम देंगे और उसको सजा देंगे। इससे क्या होगा, साइंटिस्ट को समझने में आसानी होगी। और इस पूरे वर्ड को साथ में बोलते हैं हम लोग ये साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम जो होता है वो दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और जब भी साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक देखो, साइंटिफिक नेम तो हो गया, और बहुत सारे कभी कभी क्या होता है कोई ऐसे नाम जिसमें दो नाम आते हो, वैसा नेम जिसमें दो वर्ड आए उसे हम लोग बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर नॉर्मली कैरोलस लिनियस ने दिया था। याद रखना, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है, बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो दिया था हमारे, ठीक है ना, कैरोलस लिनियस, ठीक है, याद रखना कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसमें होता क्या है ना, इसमें दो नेम आते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कोई नाम है राम गुप्ता, मान लो नाम है, इसमें जो राम है ना पहला नेम, एक मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हो गया है। पहला ये राम हो गया, राम, अब फिर इसी में कर दो गुप्ता, ठीक है ना। जिसमें ये राम जो है, राम को हम लोग कह देंगे जीनस नेम, और ये जो गुप्ता है उसको हम लोग बोल देंगे स्पीसीज नेम। कोई दिक्कत यहाँ तक। और लास्ट में हम लोग एक साइंटिस्ट का नेम ऐड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत रहा आप लोग को? ओके, तो याद रखना बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, वैसा नाम जिसमें दो नाम आए। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक है हमारा आम है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ओके, इसमें मैंजीफेरा इंडिका जो ये पूरा ही का पूरा क्या है, याद रखना, इस पूरे को हम लोग कहते हैं जीनस नेम। और ये पूरा लास्ट नेम है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पूरे को हम साथ में बोलते हैं स्पीसीज नेम। याद रहेगा क्या बोलते हैं, स्पीसीज नेम बोलते हैं। याद रखना बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर वैसा नेम है जहां पर देखा जाए तो बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर ऐसा नेम है जिसमें जो पहला नेम है ना वो दिखाएगा जीनस को, और ये जो दूसरा नेम है वो दिखाएगा हमको स्पीसीज को, और लास्ट में हम लोग साइंटिस्ट का नेम ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा लीनियस हो गया, ठीक है ना।
ऐसे ऐड करके हम उसको लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी साइंटिफिक नेम का, जब भी हम लोग कोई साइंटिफिक नेम देते हैं या बायनोमिकल नोमेनक्लेचर करते हैं, तो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना, ये जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी पूरा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, ठीक है। और ये सब होने चाहिए किस में, तो इटैलिक में, ओके। हाँ, और लास्ट में साइंटिस्ट का नेम ऐड कर लेना। और कभी कभी इसी में क्या होता है ना, आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या आ जाता है, एक मिनट, कभी कभी इसी में हमारा क्या आता है, कभी कभी इसी में क्या आता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सोचो ये क्या होता होगा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा नेम है जिसमें 3 नाम आते हैं। जैसे याद रखना, एक नाम है गोरिल्ला, ठीक है, एक नाम है गोरिल्ला। क्या नाम है, गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला। ये 3 नेम जो है उसे हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। और इसका भी सेम फंडा है। इसका रूल ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में साइंटिस्ट का नेम भी ऐड करना होगा। और बायनोमिकल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर जो है दोनों का ही फंडा सेम है। फर्क ये है कि बायनोमिकल नेम में 2 नेम आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 नाम आते हैं, और कुछ फर्क नहीं है, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत रहा, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें वही बात बोला है पॉइंट 4 में देखा जाए तो ये बोल रहा है कि द फर्स्ट 4 डिनोटिंग एंड द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट विथ स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर एंड इट कैन बी इलस्ट्रेट इन द मैंजिफेरा इंडिका। देखो अब लिख रखा है मैंजिफेरा इंडिका, देखो गौर देखो, देखो ये रहा मैंजिफेरा इंडिका, दिख रहा है। हाँ देखो ये रहा मैंजिफेरा इंडिका, जिसमें ये फर्स्ट लेटर क्या है, जीनस दिखाएगा, और सेकंड लेटर क्या दिखाएगा, स्पीसीज दिखाएगा, और लास्ट में लोग साइंटिस्ट का नेम ऐड करते हैं। यही बोल रहा है ना। अब पहला लेटर जो है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, सेकंड लेटर बाकी सब क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। गुड, आगे देख ले, चलिए देखते हैं आगे। क्या कह रहा है इसमें, देखो गौर से। इसमें कहने पर ये है, नेम ऑफ ऑथर appears after the specific epithet that is the end at the of biological name and is written and is in an abbreviate form. Example, Mangifera indica Linnaeus, and it indicates that the species was first described by the Linnaeus. Since it nearly impossible to the study of all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into the convenient category based on the some easily observable character. For example, we easily recognize grouped as such plant or animal or dogs, cats, it is or insect, ठीक है। The moment we use any of these terms and we associate certain character with the organism in that group. What imagine do you not cat? Now if you were if we were to think Alsatians and we know that we are talking about. Similarly, suppose we are to say mammals, you would क्या लिखा हुआ है, हाँ, you would of course think of animal with external ear and body hair. Likewise, in the plant we try to talk of weight. The picture of each of minds will be of weight plants, not rice
or any other plants. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants and animal etc. are the convenient category we use to the study recognize. The scientific terms for these categories is taxa, and have you in here you must recognize that you can indicate the category at very difficult level. Plant also forms a taxa, what wheat is also a taxa, and similarly animal, dogs, all are taxa. But you know that mammals and mammals are animal. Dog is mammals and mammals are animals. Therefore animals, mammals and dogs represent taxa in the different level. Okay, and hence based on the characteristic all the living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. External process and ecological information of the organism are essential and the form basis of the modern taxonomic study. Hence the characterization and the identification, classification and the nomenclature are the processes that are basic to the taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with the reference to their own use. In the early days, human beings needed to find resource for their basic need of food, clothing and shelter. Hence the earliest classifications are based on the uses of organism, and human beings were since long not interested knowing about the different kind of organism and the diversity, but also relationship among them, and the branch of study was referred to as systematic. The word systematic derived from the Latin systema and the systematic arrangement of organism, lineage. ओके तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसमें क्या कह रहा समझो, इसमें पीछे वाली बात को कहा गया, पहले पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी जो मतलब बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर होते हैं, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सेकंड लेटर, बाकी सारे वर्ड जो होंगे वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे, और दोनों जो होते हैं एब्रीविएट फॉर्म लास्ट में उनका साइंटिफिक नेम को ऐड करेंगे, जिसका एब्रीविएट फॉर्म में यही बोल रहा है। अब बाद में ये सब करने के बाद उसका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, और क्लासिफिकेशन करने के बाद इस पूरे ग्रुप को जो था ना आइडेंटिफिकेशन कर लिए, फिर नोमेनक्लेचर कर दिए, फिर उसका क्लासिफिकेशन कर दिए, ये सब करने के बाद उसका साइंटिफिक नेम देते हैं, और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसको एक सही वे में कहीं अरेंज कर देते हैं। उस अरेंज को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसमें एक और भी बहुत सारी लाइन कह रहे हैं, जैसे तुम अपने आसपास जब भी कुत्ता बोलते होगे, बोलो कुत्ता बोलिए, तो तुम्हारे दिमाग में कुत्ता ही आया होगा ना कि बिल्ली आ गया। जब तुम गेहूँ का नाम लेते होगे तो तुम्हारे अंदर गेहूँ का दिमाग आता है या किसी और का नाम आता है, कौन तो गेहूँ का आएगा। लेकिन यही कारण है कि हमारे धरती पे इंसान है ना, वो कुछ और सोचना ही नहीं चाहते हैं, मतलब कि उनको इन चीज़ में रुचि नहीं होती। यही कारण है कि आज हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब उतना हम लोग आगे हैं मानता हूँ, बट उतना आगे नहीं जा पाए हैं। अगर हम सब लोग ऐसा नॉलेज रखें कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है, हमारे आसपास कोई भी जो वर्क रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, अगर वो सिर्फ जाने, एनिमल के अंदर इंटरेस्ट रखे, उसके अंदर क्या क्या इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में जानने का कोशिश करे, तो क्या लगता नहीं है आपको कि ये दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज भी लोग जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मैंने बताया, क्लासिफिकेशन मतलब होता है अरेंज। ओके गुड। अब उसके बाद टैक्सा क्या होता है, देखो टैक्सोनॉमी होता है ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कंप्लीट अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट अरेंजमेंट बाय द किसके? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस तीनों के बिना टैक्सोनॉमी पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग टैक्सोनॉमी देते हैं, मतलब किसी चीज़ को सजा देते हैं, अरेंज करते हैं, तो उस वो ग्रुप देने के बाद उसमें से हर एक पार्ट को हम लोग प्यारे शब्द में टैक्सा कहते हैं। टैक्सा और कुछ नहीं, टैक्सोनॉमी का बेटा समझ लो। ठीक है, और इस चीज़ में इस चीज़ का एक छोटा एक दोस्त है, पड़ोसी है, जिसको लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। ये टैक्सोनॉमी का ही छोटा ब्रांच है जिसके अंदर ओनली हम लोग क्या स्टडी करते हैं? अरेंजमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अरेंजमेंट को या इसका ये वर्ड जो है सिस्टमा से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये दिया कितना था? लिनस ने दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
Good. अब आगे बढ़ जाए, ठीक है। ओके, चलो स्टडी करते इसके बारे में। यूज सिस्टमा नेचुरे as the book as the title of publication. The scope of systematic was later enlarged to the include identification, nomenclature and the classification. Systematic takes into the account evolutionary relationship between the organism. 1.2 taxonomic category. Classification is not a single step process but evolves hierarchy of steps and in which step represent a rank or a category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. All the category together constitute taxonomic category. Each category refers to a unit and in fact represent the rank is commonly termed as taxon. ठीक है? And taxonomic category and the hierarchy can be illustrated by the example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pairs jointed leg. इसको ध्यान रखना, सॉरी ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके। इसी को ध्यान रखना। यहाँ पे बोल रहा था, अब बोल रहा है it means insect are recognized to create concrete and object which can be classified and thus given a rank or a category. Can you name other such group of organisms? Remember, group of represent category further denote rank and each rank or taxon in fact represent a unit of classification. This taxonomic group and category are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ठीक है, हाँ। Our taxonomical study of all known organisms have led to the development of common category such as kingdom, phylum, or development or division for plant, class, order, family, genus and species. All organisms including those in plant and animal kingdom has species as the lowest category. Now the question you may ask, and how to place organism various category, and basic requirement is the knowledge of character of an individual or a group of organisms. This help in the identify the similarity and the dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as the other kind of organism. ओके, हाँ। इसमें कहा कि आप लोग समझे, पहले इतना मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है, जिससे काफ़ी हद तक मज़ा आएगा। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें बस ये कहना चाह रहा है कि देखो जो कार्लोस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे ना, कॉपी निकाल के रखना अपने पास। कार्लोस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 बुक लिखे थे। एक था सिस्टमा नेचुरे, इसमें सिस्टमा नेचुरे लिख रखा है, बट एक प्लांटेरम नाम का ये बुक था, ठीक है, तो उसको लिख लो। एक है सिस्टमा नेचुरे, एक है प्लांटेरम। ये 2 बुक कार्लोस लिनियस ने लिखा था, जिसमें प्लांट और एनिमल के बारे में काफ़ी हद तक बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक दे रखी है, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को समझ सके, ठीक है ना। और इन्होंने बहुत सारे इवोल्यूशन से रिलेटेड बातों को भी उसमें लिखा था। अब बात है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है, टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है उस चीज़ों को अरेंज करना। तो अरेंज करने के बाद उसका जो कैटेगरी होता है ना, कैटेगरी मतलब होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक का जो कैटेगरी होता है ना, उसे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, या तुम ऐसा कह सकते हो वो हर एक चीज जो टैक्सोनॉमिक के अंदर आता हो उस चीज को हम लोग अरेंज करके ओवरऑल साथ में क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब सब चीज को अरेंज कर दो और उस सबको साथ में क्या बोल दो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जब तुम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करते हो ना, तो सारा साथ में मिलकर बनता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और मैंने बताया हर एक, हाँ देखो ये जो दे रखा है हमारा, ठीक है, देखो ये जो दे रखा है ना हमारा टैक्सोनॉमिक
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है ना, इसमें जो भी चीज़ आएगा उसे हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है ना। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को साथ में कॉन्टामिनेट कर देंगे तो आएगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो एक जो सिंगल जो होते हैं ना, सिंगल जीव जो होते हैं उसे हम लोग प्यार से टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सा या टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। टैक्सा या टैक्सॉन ही कहेंगे, उसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब क्या हो जाएगा? एक सिंगल जीव जो कि टैक्सोनॉमी में से लिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत रहा नहीं ना? चलिए बढ़िया। और एक बात और याद रखना, ये सारे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिए गए थे लिनस द्वारा, वो सारे जो जीवों के है ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर एवं इवोल्यूशनरी कैरेक्टर को देखते हुए उसको दिया गया था। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है उसके बाहरी गुणों को देखकर ये सारे कैरेक्टर को दिया गया, इसी को लोग ध्यान रखें, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। अब आगे हम लोग देख ले, स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं। स्पीसीज मतलब होता है, स्पीसीज का हिंदी होता है आपका स्पीसीज का हिंदी होता है आपका जाति। क्या होता है? जाति। जाति के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या कह रहा है समझो। जाति के बारे में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है इसमें कि द टैक्सोनॉमिक study consider a group of individual organisms with a fundamental similarity as species. One should be able to distinguish one from the other closely related to the based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, potato, and the Panthera leo lion. All the three named indica, tuberosum, and the leo represent specific epithet. ठीक है। While the first word Mangifera, Solanum, Panthera are the genera and the present another क्या बोलते हैं another higher level of taxon or the category. Each genus may have more than one epithet and represent different organisms, but having morphological similarity. For the Panthera leo has another specific epithet and कॉल्ड टिग्रिस, एंड सोलेनम के पास जो होता है वो अदर है, जैसे अदर स्पीसीज है, जैसे कि नाइग्राम हो गया, ठीक है ना। एंड ये मिलोंगेना ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियंस एंड विच आर ग्रुप्ड इन द जीनस होमो एंड द साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बीइंग्स रिटन एज होमो सेपियन, ठीक है। तो क्या का समझा, मतलब बोल रहा है स्पेसीज जो है ना वो ऐसा ग्रुप ऑफ, मतलब कि ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पाए जाते हैं जिसे हम लोग स्पेसीज कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट जो होता है ये पूरे ग्रुप का, उसे हम लोग बोलते हैं ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, वो और कोई नहीं स्पीसीज है। और स्पीसीज में ही जैसे कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे मान लो कि पैंथेरा लियो हो गए, पैंथेरा लियो हो गए, और पैंथेरा पार्डस हो गया, पैंथेरा टिग्रिस हो गया। इस तीनों का देखा जाए तो जीनस क्या है सेम है, बट स्पीसीज क्या है अलग अलग है, ठीक है। तीनों ही नॉर्मली जो है वो ये कैट फैमिली में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको ध्यान रखना। यही कारण है कि मतलब इसमें और कुछ तो बोल ही नहीं रहा है ना, किसी का बहुत सारे जीव है जिसका जीनस सेम होता है और किसका स्पीसीज अलग होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सेम स्पीसीज नहीं, लेकिन उसका जीनस अलग है, वो आएंगे वो सेम स्पीसीज में, ठीक है। और जैसे कि इंसान जो होता है, इंसान को ही आगे जाके नाम दिया गया, इसको बोलते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियन में होमो क्या है? जीनस है, और सेपियन क्या है? वो स्पीसीज है। मैं लिख के दिखाता हूँ। होमोसेपियन, इसी को पूरा लिखते जाना, ठीक है ना। होमो इन द सेंस जीनस, और सेपियन इन द सेंस स्पीसीज। ये इंसान का साइंटिफिक नेम है। साइंटिस्ट लोग इंसान को होमोसेपियन बोलते हैं। जैसे हम लड़का है, तुम लड़की हो, कुछ अंकल होंगे, बूढ़े होंगे, उसे मतलब नहीं है, सबको साथ में क्या बोलते हैं? होमोसेपियन, ओके। तो हम जितने भी इंसान है उसे किस नाम जानते हैं? होमोसेपियन। इसको याद रखना, ओके। ओके
अब लोग जानते हैं जीनस के बारे में। देखो इस चीज को तुम कोई नोट कर लो। ओके मैं लिख रहा हूँ। सबसे छोटा फाइलम जो होता है स्पीसीज होता है, स्पीसीज से बड़ा होगा जीनस, जीनस से बड़ा होगा हमारा फैमिली, फैमिली से बड़ा होगा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा होगा क्लास, क्लास से बड़ा होगा हमारा फाइलम, या फाइलम को एक डिवीजन भी कहते हैं, बट याद है डिवीजन एनिमल में होता है, सॉरी डिवीजन प्लांट में होता है, फाइलम इंसान में होता है। फिर लास्ट में आएगा हमारा किंगडम। याद रहे जो गुण जीनस में जो होता है वो इसका गुण पाया जाएगा, किसका, ओनली स्पीसीज का। लेकिन फैमिली में जो होगा ना, फैमिली में गुण जीनस का भी पाया जाएगा और स्पीसीज का भी गुण पाया जाएगा। और लेकिन वहीं पर जो ऑर्डर में देखा जाए तो ऑर्गन में फैमिली का भी गुण पाया जाएगा, जीनस का भी गुण पाया जाएगा और तो और स्पीसीज का भी गुण पाया जाएगा। ओके रुको तो अच्छा मैं लिख दूँ ताकि तुम लोग समझ में आएगा। ठीक है ये हमारा किंगडम है। ठीक है अब हम लोग कलर चेंज करते हैं, पहले पी। ओके जीनस जब भी देखोगे आप तो जीनस के अंदर ओनली स्पीसीज का गुण पाया जाएगा। ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है और जब आप इसी चीज को आगे जाके इन द फॉर्म ऑफ फैमिली देखते हो तो फैमिली के अंदर जीनस का भी गुण पाया जाएगा और स्पीसीज का भी गुण पाया जाएगा। ठीक है और इसी तरह जब आप आगे जाके देखोगे ऑर्डर के केस में तो ऑर्डर में जो है ना वो फैमिली का भी गुण पाया जाएगा, जीनस का भी गुण पाया जाएगा और तो और स्पीसीज का भी गुण पाया जाएगा। ठीक है और नेक्स्ट में देखा जाए क्लास के केस में देखोगे आप तो क्लास में ऑर्डर गुण पाया जाएगा, फैमिली का भी गुण पाया जाएगा, जीनस का भी गुण पाया जाएगा और स्पीसीज का भी पाया जाएगा। ठीक है और वही अब देखोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइलम। ठीक है और अगर किंगडम में केस देखोगे तो इसमें ये ऑल ऑफ दीज सारे ही आ जाएंगे। ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि एक के अंदर से गुण पाया जाता है, लेकिन कब, अगर कोई पूछेगा एक जीनस क्या स्पीसीज हो सकता है, नहीं स्पीसीज नहीं होगा, एक स्पीसीज उसके अंदर आ सकता है। कोई पूछेगा एक फैमिली के अंदर जीनस आएगा, हाँ आएगा, स्पीसीज आएगा, हाँ आएगा। कोई पूछेगा ऑर्डर के अंदर फैमिली आएगा, हाँ आएगा, जीनस आएगा, हाँ आएगा, स्पीसीज आएगा, हाँ आएगा। ठीक है क्लास के अंदर ऑर्डर आएगा, हाँ आएगा, स्पीसीज फैमिली भी आएगा, जीनस भी आएगा, स्पीसीज भी आएगा। उसी तरह फाइलम में क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फाइलम ये फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीसीज आएगा। उसी तरह किंगडम में देखा जाए तो उसमें फाइलम आएगा, डिवीजन आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीसीज सब आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को एक लाइन से पढ़ लेते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं जीनस के बारे में। जीनस के बारे में क्या कह रहा है ये। ठीक है ये जीनस के बारे में कहना क्या चाहता है। ठीक है जीनस के बारे में कहना क्या चाह रहा है। देखो पहला है हमारा जीनस। अब जीनस के बारे में क्या कह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है जीनस जो होता है, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप रिलेटेड टू स्पीसीज which has more character in common in comparison to the species other than genera. We can say that genera aggregates of closely related to species, and for example potato and brinjal are of same genus, that is Solanum. ठीक है ना Solanum. एंड वही देखा जाए लायन के बारे में तो लायन जो होता है ना, लायन जो है वो से लायन, टाइगर और जो टिग्रिस है, इस तीनों का जीनस देखा जाए तो सेम होता है। तीनों का जीनस क्या होता है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। इसमें पैंथेरा जो है वो उसका जीनस है विद सेवरल कॉमन फीचर एंड आर all species of genus Panthera. The genus differ from the genus Felis with include
कैट्स, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना कि हम लोग बचपन से बोलते आए हैं कि बिल्ली जो है वो शेर पे आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्ली शेर से बहुत अलग है, बट बिल्ली उसकी मौसी है, लेकिन रियल में बिल्ली अलग जीनस है और वो अलग जीनस है, ठीक है। तो फेलिस अलग फैमिली है और पैंथेरा अलग, मतलब फेलिस अलग जीनस है और जो पैंथेरा है वो अलग जीनस है, ठीक है। तो जीनस क्या होता है, जीनस एक ऐसा ग्रुप है जो कि स्पीसीज के मिलने से बना है, ठीक है। जीनस क्या है, जीनस एक ऐसा ग्रुप है जो कि स्पीसीज के मिलने से बना है, ठीक है ना, स्पीसीज के मिलने से बना है, ठीक है। हाँ याद रखना। और उस स्पीसीज के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे सेम टाइप के, देखो कह रहा है कि जीनस को तोड़ोगे तो उसके अंदर से छोटे छोटे कंपोनेंट निकलेंगे जिसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। और जीनस के ही अंदर देखा जाए जिनरा, तो अगर एक साइड से देखा जाए तो कंपैरिजन में जो जिनरा से ज़्यादा जो कैरेक्टर कॉमन होता है वो होता है स्पीसीज में। तो कौन सी बात है कि जीनस के अंदर क्या पाया जाएगा, स्पीसीज, और ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किसका है, मतलब ज़्यादा सेम जीव किसमें पाए जाएंगे, स्पीसीज में या जीनस में। तो कॉमन सी बात है, स्पीसीज जीनस ही मिलके, मतलब स्पीसीज ही मिलके जीनस बना है, तो स्पीसीज का गुण ही ना जीनस में होगा, इसलिए जेनरा में कॉमन कैरेक्टर कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू द स्पीसीज। तो जीनस क्या है फिर समझ लो, या फिर लास्ट बताता हूँ, ठीक है ना, पूरा पढ़ने वाला। हाँ, फैमिली क्या होता है, देखो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। Family has a group of related genera with less than number of compared to the genus and species, and the families are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of plant species and animals. Among the plant and the three different genera Solanum, Puternia and Datura are placed in the family Solanaceae. Among the family, for example, genus Panthera comprising animal, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find the similarity and the differences as well. And they are separated into a two different family, that is Felidae and the Canidae. Felidae जो होता है वो फैमिली है कि किसका है, देखो याद रख लेना, मैं बताऊँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये इसको डालो। हाँ, जीन जो इस फैमिली है ना, फैमिली, इस फैमिली में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉग का फैमिली, एक होता है कैट की फैमिली। डॉग के फैमिली में हम लोग, डॉग की फैमिली को लोग कैनिडे कहते हैं, कैनिडे, और जबकि कैट की फैमिली को फेलिडे कहते हैं। याद रहेगा, गुड, यहाँ तक बस इतना इसमें बोला गया था और कुछ नहीं, ठीक है। फिर इसी में आगे देखा जाए तो बोल रहा है कि हाँ, ये समझ गए हम लोग। तो फैमिली क्या है, देखो फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जो कि जीनस के मिलने से बना है। तो कॉमन सी बात है, फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जो कि जीनस से मिलने से बना है, और जीनस किससे बना है, स्पीसीज से बना है। मतलब कि फैमिली का अंदर गुण पाया जाएगा जीनस का, और जीनस के अंदर गुण पाया जाएगा स्पीसीज का। यानी कि इनडायरेक्ट में देखा जाए तो दोनों के ही अंदर गुण पाया जाए, मतलब कि फैमिली के अंदर दोनों गुण पाया जाएगा, वो है स्पीसीज और जीनस का। स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसमें कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं, फैमिली में से भी कम होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि फैमिली के अंदर का जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो जीनस और स्पीसीज से काफ़ी हद तक कम होता है। और फैमिली में नॉर्मली फैमिली को हम लोग उसके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखते हुए उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज़ करके हम लोग ने उसे अलग अलग क्लासीफाई किया। जैसे कि डॉग और बिल्ली को जो है, डॉग एंड कैट को हम लोग ने अलग अलग फैमिली में रखा है। डॉग को हमने रखा है कैनिडे फैमिली में, और कैट को हमने रखा है फेलिडे फैमिली में, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो फैमिली क्या है, फैमिली का ग्रुप है जो कि जीनस के मिलने से बना है, ठीक है। और इसके अंदर जो गुण है वो जीनस से काफ़ी हद तक कम पाया जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा गुण सेम किस में होगा, फैमिली में या जीनस में। तो हमारा कंपेरेटिवली आंसर जाएगा जीनस में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। Generally, order or the other higher taxonomic category are identified and based on the aggregate of the character. Order being a higher category is the assemble of families which exhibits a few similar characters. The similar characters are less in number to compare to the character genera included in the family. Plant families like a Convolvulaceae and the Solanaceae are included in the order of पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना।
polynomials and mainly based on the floral character. The animal order carnivora and include families Felidae like Canidae. ठीक है, याद रहे डॉग और कैट का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, ठीक है, जो कि है कार्निवोरा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है तक। तो डॉग एंड कैट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। देखा जाए तो स्पीसीज लेवल पे डॉग और कैट अलग है, जीनस लेवल पे डॉग एंड कैट भी अलग है, लेकिन फैमिली में भी अलग है, लेकिन ऑर्डर में आते आते दोनों अब क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जो कि फैमिली के मिलने से बना है, या फिर ऑर्डर के अंदर ही जीनस का और फैमिली का और स्पीसीज तीनों का ही गुण पाया जाएगा। लेकिन ऑर्डर जो है वो तीनों से ही काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर देखो इसमें होता क्या है, इसमें काफ़ी हायर कैटेगरी के फैमिली या को लिया गया है, उनके फ्लोरल कैरेक्टर को देखते हुए और भी अदर टाइप के कैरेक्टर को देखते हुए हम लोगों ने उसको एक फैमिली दिया है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे प्लांट फैमिली को हम लोगों ने कॉलोनेसी में रखा है, जिसमें हमारा सोलिनेसी आता है जो कि ऑर्डर है और वो बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पे, ठीक है ना। एनिमल ऑर्डर में देखा है तो कार्निवोरा ऑर्डर होता है, जिसमें हमने नॉर्मली फैलिस और कैनेडा को रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना। फिर हम आता है क्लास क्या होता है। क्लास बोल रहा है दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड द ऑर्डर्स एंड फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट्स कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला गिब्बन इज प्लेस्ड इन द मैमेलिया along with order carnivora that include ये animals like tiger, cat, dog, class mammalia, ठीक है, and order also। जैसे कि हमने जाना पिछले बार कि जो क्लास है, क्लास एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऑर्डर के मिलने से बना है। इसमें नॉर्मली से लोग प्राइमेट्स आते हैं, प्राइमेट्स में होता है हम हो गए, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गए, ये सारे के सारे सेम में आ जाएंगे। लेकिन कार्निवोरा में देखा जाए तो टाइगर, कैट, डॉग, बिल्ली जितने भी है इनके क्लास और ऑर्डर सेम हो जाते हैं, और क्योंकि ये आगे जाके सेम मेमेलिया ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या है, मैमल्स है। ओके, हाँ, याद रखना। जैसे तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हमने देखा कि दोनों में से कॉमन कैरेक्टर घट रहा है, पहले उसमें अलग था, लेकिन अब ऑर्डर में देखा गया तो ऑर्डर में कैट एंड डॉग को सेम ऑर्डर में रखा गया था जो कि हमारा कार्निवोरा था। और वही देखा जाए तो क्लास में एनिमल, ये कैट, डॉग, टाइगर, लायन सबको एक ग्रुप में रखा गया है, और वो क्या है, वो हमारा मेमेलिया क्लास है, इस चीज को याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फाइलम और डिवीजन याद रखना। एक इसी में फाइलम के बाद डिवीजन भी होता है। फाइलम होता है नॉर्मली एनिमल के लिए और डिवीजन होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो फाइलम के बारे में क्या बोला समझते हैं। हाँ, classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, birds along with animals constitute the next higher category is called phylum. All these based on the common feature like presence of notochord, dorsal hollow neural system are concluded in the phylum Chordata. In case of plant, classes are with a few similar character assigned to a higher ये category is called division, ठीक है। इसी को ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य ये है कि फाइलम जो होता है ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारे क्लासेस ऑर्डर के अलग अलग कंप्राइज करके बनाया गया है। अब फाइलम में नॉर्मली देखा जाए तो ओनली एनिमल को इंक्लूड कर किया गया है, और उसमें क्या क्या उसका बेसिस रहा है, तो नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड को देखते हुए हमने फाइलम को अलग अलग डिवाइड किया है। फाइलम में किसको डिवाइड किया है, तो एनिमल किंगडम को, ठीक है। तो फाइलम के अंदर कौन किंगडम आएंगे, एनिमल किंगडम, और बाद में ही ये प्लांट किंगडम के लिए एक अलग ग्रुप दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन, ठीक है ना। इसमें हम लोग उसको सिमिलर कैरेक्टर और डिसिमिलर कैरेक्टर को अलग अलग ग्रुप में करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, कुछ और कुछ नहीं करते हैं, कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है। यस, तो फाइलम के बारे में जान लिए। फाइलम एक ऐसा ग्रुप है जो कि जिसमें सिर्फ एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, और इसका मेन बेसिस क्या है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड को देख के इसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं रेप्टाइल्स, मैमेलिया, बर्ड्स एंड ऑल्सो मैमल्स, ठीक है। हाँ, लेकिन वहीं पर अगर ऐसा क्लासिफिकेशन किसी प्लांट के लिए हो तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग और कुछ नहीं, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग डिवीजन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारा लास्ट टॉपिक वो है हमारा किंगडम। किंगडम क्या होता है समझते हैं अब। क्या समझना किंगडम क्या है, ये तो मैंने बताया ही था अभी जस्ट। सबसे छोटा है जीनस, स्पीसीज, उससे बड़ा है जीनस, उससे बड़ा है फैमिली, उससे बड़ा है ऑर्डर, उससे बड़ा है क्लास, उससे बड़ा है डिवीजन, उससे बड़ा है किंगडम,
ठीक है, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी रट लेना, ये एक हद तक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग एडिट कर लेते हैं। चलो किंगडम के बारे में देखो, कह रहा है किंगडम क्या है। ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम of Animalia. The kingdom Plantae on the other hand is the distinct and the comprised of all plant and from the various division. Henceforth and we will refer to these two groups as animal and the plant kingdom, the taxonomic category and from the species to the kingdom have been shown in the ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad category, however taxonomists have also developed subspecies in this hierarchy to facilitate more the sound scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher for a species to kingdom, the number of common character goes on the decreasing, and lower to the taxa, the more than character that members within the taxon share, and higher the category, greater is difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. ठीक है ना। अब देखो किंगडम में कहा क्या है, किंगडम एक ऐसा ग्रुप है, किंगडम इज द बिगेस्ट ग्रुप, अभी तक का सबसे बड़ा ग्रुप जो है किंगडम है। किंगडम में होते हैं दो टाइप, एक होते हैं एनिमल किंगडम, एक होते हैं प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम के जो मेन पार्ट होते हैं, एनिमल किंगडम हो तो हम लोग फाइलम कहते हैं, और प्लांट किंगडम हो तो हम लोग डिवीजन कहते हैं। इस चीज को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ओके, किंगडम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम को हम लोग फाइलम कहते हैं या फाइला कहते हैं शॉर्ट में, और प्लांट किंगडम को हम लोग डिवीजन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? डिवीजन। इस चीज को तुम लोग याद रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा ना। अब बोल रहा है कि एनिमल किंगडम मतलब किंगडम ऐसा ग्रुप है, किंगडम इज द बिगेस्ट ग्रुप, किंगडम ऐसा ग्रुप है जहाँ पे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों को इंक्लूड किया गया है, और एनिमल किंगडम को हम लोग फाइलम कहते हैं और प्लांट किंगडम को डिवीजन। मतलब किंगडम एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ये फाइलम और डिवीजन दोनों को ही इंक्लूड करके उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखते हैं, हम लोग अलग अलग कैटेगराइज किया है, और तो उनको अलग अलग ग्रुप में डाल के या फिर एक सही चार्ट बना के दिखलाना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की तो ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? किसी भी चीज को एक सही वे में अरेंज कर लिखकर एवं बिल्कुल परफेक्टली वे में दिखलाना, समझने में आसानी हो, ऐसा कुछ करके दिखलाना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, और उसका हर एक छोटा सा पार्ट को, मतलब मान लो कोई एक बड़ा सा ग्रुप है, उस ग्रुप का एक छोटा जो पार्टिकल्स होगा या कोई एक एनिमल होगा उसे हम लोग टैक्सोन कहते हैं। ठीक है, और कहा गया है एक बात और कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इसका कॉमन कैरेक्टर, जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, इसका जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर, ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर जो होता है वो घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव में चलेगा, साइज बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि स्पीसीज के अंदर सबसे ज्यादा गुण सेम होता है, लेकिन जीनस से ज्यादा, अगर बोला जीनस और स्पीसीज में ज्यादा गुण सेम किसका है तो बोलेंगे स्पीसीज। देखो स्पीसीज के मिलने से जीनस बना है, जीनस के मिलने से फाइलम बना है, फैमिली बना है, फैमिली के मिलने से ऑर्डर बना है, ऑर्डर के मिलने से क्लास, क्लास के मिलने से फाइलम एंड डिवीजन, इसके मिलने से ये किंगडम। तो स्पीसीज जो है वो जीनस से छोटा हुआ, इसके अकॉर्डिंग जीनस से ज्यादा गुण सेम पाया जाएगा स्पीसीज में, और फैमिली से ज्यादा गुण पाया जाएगा। फैमिली का जो गुण है वो किसका है? स्पीसीज, जीनस का ही है, यानी कि जीनस स्पीसीज का जो गुण है वो फैमिली से ज्यादा होगा। और ऑर्डर में देखा जाए तो ऑर्डर के अंदर फैमिली, जीनस तीनों ही इंक्लूड है। इसका मतलब कि जो ऑर्डर होगा उसके तीन किंगडम आ रहे हैं, मतलब ये तीनों किंगडम अलग अलग सेपरेट करेंगे तो इस तीनों का गुण क्या होगा? ऑर्डर से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो याद रहे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घटेगा, और साइज क्या हो जाएगा?
बढ़ेगा, इसको रख लेना। ओके, अब इसमें कुछ 1 मिनट। आ गया मैं, आ गया हूँ तेरा प्यार। एक बार इसको बहुत रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक हद तक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा और ये मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, चलो हमको एक स्टडी करते हैं, ज़्यादा इसको थोड़ा टर्न कर दे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, ये आपको दिख रहा है? Is this audible and also visible or not? I hope this video will be completable, audible and visible for you. So, अब ये जो पॉइंट है वो काफ़ी आराम से आप लोग वीडियो को ब्रेक करके बाद में सुन सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये रटने वाला चीज़ है। ठीक है, तो अभी तो जो बताया उसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो इसको रट लो। जस्ट बिकॉज जैसे हमारा पहला नेम है हमारा होमोसेपियन, देखो होमोसेपियन में पहला हमारा मैन, मैन का देखा जाए तो मैन आता है, मैन का जो स्पीसीज है उसे बोलते हैं, मैन का जो नेम है उसे बोलते हैं ये होमोसेपियन, और उसमें होमो क्या है, जीनस है, और देखा जाए मैन का जो फैमिली है उसे होमिडे कहते हैं, मैन का जो ऑर्डर है उसे हम लोग मैमेलिया बोलते हैं, सॉरी प्राइमेट्स बोलते हैं, अब मैन का जो क्लास है उसे हम लोग मैमेलिया कहते हैं। ठीक है, और वही देखा जाए तो मैन जो होता है वो फाइलम में आता है, उसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। ठीक है, और देखा जाए ये बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई का, तो हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका में आता है और उसका नाम है, जिसमें मुस्का जो है उसका जीनस है, और 1 मिनट रुक जाओ, हाउस फ्लाई का ये नेम है मुस्का डोमेस्टिका, जब मुस्का क्या है हमारा, ये उसका जीनस है, और पहला ये लास्ट नेम क्या है उसका, स्पीसीज है। ये जो है हमारा मुसिडे उसका फैमिली है, ऑर्डर उसका डिप्टेरा है, और क्लास उसका इंसेक्टा है, और फाइलम उसका ऑर्थ्रोपोडा है। अब मैंगो देखो, मैंगो में जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो है उसका जीनस है, और इंडिका जो उसका स्पीसीज नेम है। ठीक है ना, ये स्पीसीज नेम है, ये स्पीसीज नेम है, ये स्पीसीज नेम है। ठीक है, और ये भी इसका नीचे वाला स्पीसीज नेम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, ये कहाँ चला गया भाई अदर? आ गया। ठीक है, तो याद रखना मैंगो जो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, और इंडिका जो है हमारा इस जीनस है, और इसका फैमिली जो है वो एनाकैरिडिशिया है, और ऑर्डर जो है वो स्पेंडल्स है, और क्लास देखा जाए तो वो डाइकॉटिलिडन है, और ये जो होता है फाइलम में नहीं, ये डिवीजन में आएगा। ये किस में आएगा? डिवीजन में आएगा। नहीं, लास्ट जो 2 है वो डिवीजन है। क्या है? डिवीजन। आई जो लास्ट का स्टार्टिंग का जो है वो है फाइलम। ठीक है ना, तो इसका जो फाइलम है वो डिवीजन जो है वो और कुछ नहीं, ये एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, तो हमारा इसका फाइलम क्या है? मैंगो का फाइलम जो है, फाइलम में इसका डिवीजन होता है, डिवीजन क्या है इसका? एंजियोस्पर्म में। फिर देखा जाए इसका हमारा नेक्स्ट हमारा गेहूं के बारे में। किसके बारे में है? गेहूं के बारे में। तो गेहूं जो होता है उसका साइंटिफिक में होता है ट्राइटिकम एवेस्टिकम, जिसका ट्राइटिकम जो है वो है जीनस नेम, एस्टिकम जो है वो हमारा स्पीसीज नेम, जिसमें जीनस और इसका फैमिली है पोसिया, और इसका ऑर्डर जो है वो पोल्स है। और देखा जाए क्लास में तो ये मोनोकॉटिलिडन है, और जबकि ये जो होते हैं वो फाइलम में नहीं, वो भी डिवीजन में ही आएंगे, और इसका जो डिवीजन होता है वो और कुछ नहीं, एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, और ये लास्ट के 2 है वो प्लांट किंगडम में भी आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? प्लांट किंगडम में, और ये आएंगे एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये काफ़ी है इतना ही। हाँ, तो आई थिंक इतना इनफ होगा। कुछ समरी देख लेते हैं। ओके, समरी देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और फील आएगा, और समरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। यू नो डैट समरी के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। गुड।
ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। समरी क्या बोल रहा है, जो समरी आप ये खुद से पढ़ सकते हो क्या? आई होप पहले हम लोग ये देख लेते हैं, समरी से पहले समरी देख ही लेते हैं। बोल रहा है द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, मिलियंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब बट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन अननोन एंड द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द term of size, color, habitat, physiological, morphological feature make a sick defining character of a living organism. In order to facilitate the kind and the diversity of organism biological, he has evolved certain rules, principle of identification, nomenclature, classification of organism. The branch of knowledge dealing except referred as taxonomy. The taxonomic studies of various plant of animals are useful in agriculture, forestry, industry, and general knowing our bioresources and their diversity. Organisms usually evolved under their international codes based on the resemblance and the distinct differences, and each organism is identified and assigned a correct scientific and the biological name comprising two words as per the place position in the system of classification. There are many categories. Rank are generally referred to as a taxonomic categories of a taxa. All the categories constitute to a taxonomic category. Okay, तो बोल क्या रहा है, ये जो हमारा दुनिया है उसमें बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में ये जीवों का वैरायटी है। अब वैरायटी मतलब हमारे आसपास बहुत सारे अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं, उसमें भी जो जीवों का संख्या वो मिलियंस में है। उसमें कितना मिलियंस मैंने बताया था, 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास जो है वो धरती पर स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से सब मिनिमम मात्रा में क्या है हमारे एनिमल प्लांट्स है और मैक्सिमम मात्रा में क्या है एनिमल्स है। और वो तो कुछ नहीं है, ये इनके मदद से हम लोग बाद में बहुत भारी मात्रा में हम लोग मतलब कुछ ऐसे भी रेंज है जीव के जहाँ पे हम लोग उसके कलर, साइज, शेप, उस फिजियोलॉजिकल, उसके मॉर्फोलॉजिकल अलग अलग चीज़ों को देख के हम उसका कैरेक्टर को बता सकते हैं। फिर उसके बाद उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल दिया था, जैसे कि उसको समझने के लिए कि वो जीव कहाँ से आया, क्यों आया, क्या नाम है, किस में रखा गया है। उस ग्रुप को लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किया गया होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानो, नोमेनक्लेचर नाम दो, क्लासिफिकेशन सजा दो। तीनों करने के बाद उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ जो हमारे आसपास धरती जो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, मतलब सारे जीव जो होते हैं वो मिलकर हमारे अर्थ के स्पेस का ऑक्यूपाई करते हैं। और अर्थ के स्पेस का ऑक्यूपाई करने के कारण इसमें बहुत सारे ये टैक्सोनॉमिक में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और उस सबको एक जगह सही में अरेंज कर देना ताकि वो पढ़ने में, लिखने में, दिखने में आसानी हो, उसे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की बस एक ऐसा बुक जैसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज क्या कर रहा है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों क्लासिफाइड किया गया है, तो याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड क्यों किया गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बिकॉज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द अंडरस्टैंड द ये डिफरेंसेस बिटवीन टू अदर एनिमल्स, मतलब दो किसी भी अलग अलग जीवों के बारे में सिमिलैरिटी, उसके अदर चीज़ों के बारे में जानना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, वो किस ग्रुप में आता है, किस फाइलम में आता है, किस स्पीसीज में आता है, किस जीनस में आता है, वो सब चीज़ों के बारे में अलग अलग नॉलेज मिल सके, इस कारण से हमने उस जीवों को क्लासिफाई किया, ठीक है। सीधे समझो ना, जीवों को पहचानने के लिए क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ देन, मतलब कि वाई आर क्लासिफिकेशन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, मतलब आज का क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन होना कंटिन्यू जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा खोज होता है उतना ज़्यादा हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ों को पाते हैं और वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई द पीपल एट दैट यू मीट ऑफन, मतलब कि कौन सा डिफरेंट क्राइटेरिया तुम चूज करोगे जब तुमको क्लासिफाई करना हो। कॉमन सा बात है ना, हमको जो उसमें अलग अलग चीज़ दिखेंगे, हमको मान लो कि कुत्ता और बिल्ली में क्लासिफाई करना हो तो हमको कुत्ता में जो दिखेगा कुत्ता में लिखूंगा, बिल्ली में जो दिखेगा बिल्ली में लिखूंगा। जब कुत्ता में पूंछ होता है, बिल्ली में भी पूंछ होता है, लेकिन कुत्ता के अंदर बड़े बड़े कैनाइंस होते हैं, बिल्ली के अंदर भी कैनाइंस होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि बिल्ली छोटा होता है, कुत्ता बड़ा होता है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जो जानते हो लिखो। फिर पूछ रहा है व्हाट डू वी लर्न, क्वेश्चन 4 में, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसी भी पॉपुलेशन और इंडिविजुअल के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन हुए हम उसी को जाने कैसे। अगर आप धरती में पहली बार कोई जीव देखते हो तो उसको देख के चौंक जाओगे, जब तक उस चीज़ के बारे में जानोगे नहीं, आप उसका नाम कैसे रखोगे, है कि नहीं। बिना आप उसको देखे, समझे, जाने आप उसका नाम भी नहीं पहचान पाओगे, यही बात है।
फिर अब 5 नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इंडिका करेक्टली। इसमें ये मैंगो का साइंटिफिक नेम कौन सा सही है? तो पहला मैंजिफेरा इंडिका, दूसरा भी वही है, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, जिसमें पहला में है फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड वर्ड का भी जो फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका आंसर फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड आंसर सही है मैंजिफेरा इंडिका स्मॉल आई वाला। फिर है 6 नंबर डिफाइन टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? तो टैक्सॉन इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर टैक्सोनॉमी, जो कि हायरार्की से लिया गया वर्ड है, ठीक है ना। हायरार्की लेयर क्या है तुमको पता ही है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, ठीक है। फिर है डिस्कस, ट्राई टू द कलेक्ट करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग टू द वर्ड स्पीसीज एंड डिस्कस योर टीचर मीनिंग स्पीसीज हायर एंड द प्लांट अदर एंड बैक्टीरिया। मतलब पूछा गया कि ट्राई टू कलेक्ट मीनिंग ऑफ स्पीसीज, मतलब टीचर से स्पीसीज के बारे में पूछ, मतलब कि स्पीसीज के बारे में इसका मीनिंग पता करो और कलेक्ट करो और डिस्कस करो टीचर से कि स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है और हायर प्लांट में क्या होता है, हायर एनिमल में क्या होता है, और बैक्टीरिया ऑन अदर हैंड दूसरी चीज में क्या होता है। तो देखो स्पीसीज जो होता है वो हमें बहुत स्मॉलेस्ट नहीं होता है, वो किसी भी जीवों के बारे में सबसे छोटी छोटी बातों को बताता है, वो जीवों के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी को कॉमन दिखा सकता है, ठीक है ना। और याद रहे कि प्लांट में भी और एनिमल दोनों में मैक्सिमम स्पीसीज कुछ कॉमन पाए जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग इसका आंसर खुद लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट डिफाइन करें अंडरस्टैंड दैट फॉलोइंग टर्म। फाइलम क्या है? फाइलम एक ऐसा प्लांट किंगडम है जो कि प्लांट के बारे में बताता है, मतलब कि जो वैसा ग्रुप प्लांट का जिसके अंदर सारे क्लास ऑर्डर, मतलब क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस सब सेम है, वो सब नॉर्मली प्लांट के लिए हो, और उसके फ्लोरल कैरेक्टर बेस्ड उसे हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं या भी फाइलम कहते हैं। सॉरी ये एनिमल के लिए था, सॉरी नॉर्मली एनिमल को हम लोग उसके कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, स्पाइनल कोड को देखते हुए हम लोग उसको अलग क्लासिफाई करते हैं, जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम का ही छोटा नाम होता है फाइलम, और फाइलम का को फाइला कहते हैं। क्लास क्या है याद रखना, ये बहुत से फाइलम मिलने से क्लास बनता है। ऑर्डर क्या है हम जानते हैं, ऑर्डर भी बिकॉज जो सीक्वेंस को देख के आप इसका आंसर कर लेंगे। इलस्ट्रेट टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद अ सूटेबल एग्जांपल, तो इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से करके लाएंगे, मतलब कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद सूटेबल का एग्जांपल क्या है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है हमको पता ही होगा इसके बारे में, इसका आंसर आप लोग करके खुद लाएंगे। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके अब 5 मिनट का ब्रेक ले, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एबीसी। ओके।